गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज बायोलॉजी क्लास 12 के 5वें चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग आज एक नए टॉपिक पढ़ेंगे, बहुविकल्पिता, मल्टीपल एलिलिज्म, या उसको मल्टीपल एलिल्स भी कहते हैं। थोड़ा सा पिछला जो पॉइंट हम लोग जो पिछले लेक्चर में देखे थे उस पर अगर ध्यान दें आप, तो उसमें हम लोग देखे थे मेंडल के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन को हम लोग देख रहे थे, जिसमें पहला हम लोग देखे थे अपूर्ण प्रभावितता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखे थे सहप्रभावितता, कोडोमिनेंस। अपूर्ण प्रभावितता में हम लोग कार्ल कोरेंस के द्वारा जो एग्जाम्पल लिए गए थे उसको हम लोग देखे थे। उन्होंने अपना प्रयोग मिराबिलिस जलापा पर किए थे, जिसमें कि कोई भी जीन एक दूसरे के ऊपर जो है पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था, जिससे कि मिराबिलिस जलापा के जो पुष्प हैं रेड और व्हाइट के बीच जो यदि F1 जनरेशन देखा गया था तो सारे जो पुष्प थे वो पिंक कलर के, गुलाबी कलर के पुष्प निकले थे। सहप्रभावितता में दोनों जीन समान रूप से एक दूसरे के ऊपर प्रभावित थे, इसलिए दोनों के लक्षण दिखाई देते थे। आज हम लोग देखेंगे जो अगला जो मेंडल के अपवाद नियम है, हम लोग देखे थे पहला देखे थे अपूर्ण प्रभावितता, दूसरा देखे थे कोडोमिनेंस। अगर इसको देखें तो ये तीसरा पॉइंट है बहुविकल्पिता। इस नाम से ही है बहुविकल्प, यानी कि जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि आंसर एक होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए थे, अगर उसमें कोई एक है तो उसको बहुविकल्पिता नहीं कहेंगे। तो जब किसी जीव में कोई लक्षण 2 से अधिक, इस पॉइंट को ध्यान रखना, 2 से अधिक, अभी तक जो हम लोग एलील देख रहे थे, जैसे लंबाई के लिए देखा जाए तो कैपिटल टी था, अगर शुद्ध लंबा है तो, बौना है तो स्मॉल टी था, राइट। लेकिन जब 2 से अधिक एलील किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे कहते हैं बहुविकल्पिता। बहुत सिंपल भाषा में इसको समझें, कोई बहुत कठिन प्रश्न, कठिन ये टॉपिक नहीं है। 2 तक था, जब 2 एलील किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार थे वो तो नॉर्मली हो गया, लेकिन जब 2 से अधिक एलील किसी के लिए जिम्मेदार हो तो उसे कहते हैं बहुविकल्पिता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा, मनुष्य में ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी जो भी है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो बहुविकल्पिता का, मल्टीपल एलिलिज्म का। ध्यान रखिएगा, ये सहप्रभावितता में भी था। एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिए। सहप्रभावितता का एग्जाम्पल देखें तो एक सिकल सेल एनीमिया था, मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए बी था, और मनुष्य का एमएन रक्त समूह था जो कि माइनर रक्त समूह होता है। अब ये पॉइंट तो आप जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है यहां से बहुत अधिक पूछे गए हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए के लिए देखें, मनुष्य में ब्लड ग्रुप कौन कौन से? ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। लेकिन इसके जो एलील हैं, देखिए आई ए, ठीक है, एक ये हो गया ए, आई ए और ओ, ये भी एलील हो गया। आई बी भी हो गया, आई बी आई आई ओ, ए बी के लिए आई ओ आई बी और ओ के लिए आई ओ। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तो 2 ही 2 है, लेकिन आप किसी लक्षण के लिए, लक्षण कौन सा है? रक्त समूह 4 हो गए, ए बी और ओ, और सबके एलील भी अलग हो गए। तो मनुष्य का जो रक्त समूह है, आप एलील ध्यान रखोगे तो एक प्रश्न आता है कि यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? तो उसको हम लोग एलील पर ही निकालते हैं। बहुत सिंपल सा, ए है तो आई ए हो सकता है या आई ए आई ओ हो सकता है।
बी है तो आई बी हो सकता है या आई बी आई ओ हो सकता है। ए बी है तो आई ए आई बी होना आवश्यक होता है, और ओ है तो आई ओ होता है। एक तरफ से देखा जाए तो आई ओ रिसेसिव है, अप्रभावी है। जब तक ये पेयर में नहीं होंगे, दोनों एलील नहीं होंगे, तब तक ये रक्त समूह दिखाई नहीं देता है। हाँ, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, वो एंटीजन और एंटीबॉडी के रूप में पूछे जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी अब्सेंट होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या अब्सेंट हुआ? एंटीबॉडी। आप याद रखने के लिए आप एक पॉइंट ध्यान रखें, यदि हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें और ब्लड ग्रुप ओ की बात करें, तो ओ में क्या अब्सेंट है? एंटीजन। प्रेजेंट क्या है? एंटीबॉडी। तो एक चीज देखिए, ओ है, ये ओ है, एंटीबॉडी जब लिखते हैं तो इस पॉइंट पर देखना, ये एंटीबॉडी में ओ शामिल है। यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको याद रखने के लिए, कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो हमेशा, क्योंकि इतना तो पता रहता है किसी में एंटीजन नहीं है, किसी में एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन किस में है ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देखिए, एंटीबॉडी में ओ है और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी, जब एंटीबॉडी या स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें ओ शामिल है। इससे क्या पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी है और दोनों एंटीबॉडी है। अगर एक याद आ गया तो इसके जस्ट उल्टा है, आप बता सकते हो कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी का स्पेलिंग में ओ शामिल है। इससे ये एक माइंड में ट्रिक बन जाता है कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी ऑब्सेंट किस में होगा? तो ब्लड ग्रुप ए बी में। जस्ट इसके उल्टा देखिए, एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है तो एंटीजन अब्सेंट है। आइए जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी अब्सेंट है तो प्रेजेंट क्या है? एंटीजन। तो बच्चों, ये आप बहुत सही से तैयार रखिएगा। आपके हर प्रकार के कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूं, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, नीट का हो, ये इस प्रकार से प्रश्न यहां से कई बार पूछे गए हैं कि किसमें एंटीबॉडी अब्सेंट होता है, किसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है। यहां से 6-7 प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। तो आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे ना, तो इन दोनों से आप कई बार प्रश्न बनाइएगा। हाँ, एक और पॉइंट, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। डोनर सर्वदाता, और इसको सर्वग्राही कहते हैं, एक्सेप्टर। आप हिंदी में लिख लेना, सर्वदाता किसको कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ को, सर्वदाता, और इसको ग्राही, सर्वग्राही आप लिखिएगा। तो यहां से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इस पर जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा था कि जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो संभावित बच्चों में उनका रक्त समूह क्या होगा। तो आप एक प्रश्न सीख लीजिए। यहां पर एक प्रश्न है, इसी पर आधारित है। आपसे इसी प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं कि यदि पिता का रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है, तो उनके संतान में रक्त समूह की संभावना बताएं। ध्यान देना, जैसे पिता का जो रक्त समूह बताया गया वो क्या है? ए है, और माता का जो रक्त समूह है वो ओ है। तो इनके एलील को यदि दर्शाएं तो जो मुख्य प्रभावी एलील है वो आई ए आई ओ के रूप में यदि दर्शाएं, यदि आई ए और आई ओ, ओ का है आई ओ, तो यहां पर ध्यान देना, जैसे हम लोग मेंडल के जो क्रॉस कराए थे उसी प्रकार से इसका क्रॉस कराएंगे। यहां पर देखिए क्या संभावना बन रही है, आई ए आई ओ, फिर इसका और ये कराएं तो क्या बनेगा? आई ए आई ओ।
फिर इसका कराएं तो बनेगा IOIO, और फिर यहाँ पर यदि देखें तो क्या बनेगा IOIO, यानी कि यहाँ पर अभी 50-50 रेशियो है। जो माता का ब्लड ग्रुप था और पिता का ब्लड ग्रुप है उसी में से बनेगा। ये जो है रक्त समूह A की संभावना है और ये जो रक्त समूह है O की संभावना है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि IAIO किसका एलील है? A का है। तो ये जो रक्त समूह बनेगा A बनेगा और ये जो रक्त समूह बनेगा O बनेगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इसी प्रश्न पर आपको एक होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे जरूर कीजिएगा कि यदि पिता का रक्त समूह A है और माता का रक्त समूह, यहां पर आप नए क्वेश्चन के रूप में कीजिएगा कि माता का रक्त समूह B है तो उनके संतान में रक्त समूह की संभावना क्या होगी। तो आप क्या करेंगे? यदि A है तो यही रखिएगा, B है तो IBIO रखिएगा। आप पाएंगे क्या? आप देखेंगे कि चारों रक्त समूह होने की संभावना बनेगी। A भी हो जाएगा, B भी हो जाएगा, AB भी हो जाएगा और O भी हो जाएगा। आप इस प्रकार से जरूर कीजिएगा, ठीक ना बाबू? तो इस प्रकार से आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जाते हैं। अब मल्टीपल एलील का एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके अलग से, कि बहुविकल्पिक एलील एक पॉपुलेशन में, एक जनसंख्या में चाहे कितना भी हो, परंतु एक व्यक्ति में केवल 2 ही उसके एलील होते हैं। जो मैं बात बोला उसको रिपीट कर देता हूं कि किसी जनसंख्या में बहुविकल्पिता, किसी जनसंख्या में बहुविकल्पिता के अनुसार कई एलील हो सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति में 2 ही एलील होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल इसको समझें, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, जैसे मनुष्य का पॉपुलेशन देखिए, मनुष्य की जनसंख्या देखिए, किसी में रक्त समूह A होता है, किसी में B होता है, किसी में AB होता है और किसी में O होता है। यही ना रक्त समूह होता है बच्चों। लेकिन क्या किसी एक व्यक्ति का रक्त समूह A और B दोनों हो सकता है या A और AB हो सकता है? नहीं, या तो A होगा या तो B होगा या तो AB होगा या तो O होगा। यदि बाय चांस किसी का रक्त समूह A हो गया तो उसका एलील क्या होगा? IAIO, यही ना होगा। तो एलील कितने हुए? 2 हुए। यानी कि किसी इंडिविजुअल पर्सन में, एक व्यक्ति में अधिकतम 2 ही एलील हो सकते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन में, एक जनसंख्या में किसी जीन के कई एलील हो सकते हैं, जैसे मनुष्य का रक्त समूह। तो बच्चों, मैं इस पॉइंट को जो बताया इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। बच्चों, अब हम लोग मेंडल के अपवाद में ये अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी अपवाद ही है, मेंडल के अपवाद के ही सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसको आप 4 नंबर कर सकते हैं। सहलग्नता, लिंकेज। लिंकेज का अर्थ क्या हुआ? लिंक, जुड़ा हुआ। क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पास पास होते हैं। वो हमेशा एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैसे आपके घनिष्ठ दोस्त हुए, तो जिस प्रकार आपके घनिष्ठ दोस्त हुए, जब क्लास में आपके घनिष्ठ दोस्त जो है वो अगर पीछे बैठ गया तो वो उस समूह के जो सारे बच्चे हैं, जो आपके दोस्त का एक समूह बना हुआ है, वो सारे फिर पीछे बैठ जाएंगे। जब क्लासरूम से जब एक क्लास ड्रॉप होता है और उसके बाद जब आप उसमें से आपके ग्रुप से एक भी बच्चा बाहर निकला, चाहे वो टॉयलेट के लिए ही निकला हो, तो साथ में सारे बच्चे जो एक समूह में हैं, एक साथ हैं, एक दोस्त हैं, भले ना किसी काम से जानी हो, लेकिन एक दोस्त निकला तो फिर से आप पीछे पीछे आप एक साथ एक पीढ़ी से क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं।
सेम आप इसी प्रकार से इसको समझें। मैं खुद देखा क्लास में कुछ एक बॉयज या एक गर्ल्स साथ में निकले तो उनके साथ में 2-3 बच्चे जो उनके ग्रुप के हैं साथ में चले जाते हैं। क्यों? वो लिंकेज है। भले बाद में घर जाने पर अरे यार वो पास में बैठ गया था, बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, भले कितना भी डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन फिर अगले दिन जहाँ बैठे कि एक साथ एक ही बेंच पर, तो एक पीछे बैठा तो आप भी पीछे बैठे, आप आगे बैठे तो वो भी आगे बैठा। ये स्थितियाँ होती हैं लिंकेज की। सेम यही स्थिति क्रोमोसोम पे लागू होती है। आप प्रैक्टिकली रूप से करते हैं बस उसी को अपने पढ़ाई में ला दीजिए, एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। कुछ जो जीन होते हैं बहुत पास पास क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर। और जब आप अर्धसूत्री विभाजन को आप पढ़े हुए हैं, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर घटना होती है। उस क्रॉसिंग ओवर घटना के दौरान क्रोमोसोम के कुछ भाग का आपस में स्थानांतरण होता है। उस स्थानांतरण के दौरान भी वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि वो बहुत नज़दीक हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। इसी को कहते हैं लिंकेज। आप इसे आसानी से देखिए, इसी पॉइंट को लिख लीजिएगा। संलग्नता वह प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन क्रॉसिंग ओवर घटना के पश्चात भी, यानी कि क्रॉसिंग ओवर घटना भी उसे अलग नहीं कर पाया, क्रॉसिंग ओवर घटना के पश्चात भी एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, तो उसे कहा जाता है संलग्नता। आप उधर भी देखते रहें, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट नाम लिया गया क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर घटना में जैसे आप देखें, ये एक क्रोमोसोम है, समजात क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम ये है। अब इस क्रोमोसोम पर सपोज यहां पर जीन है और एक जीन पास ही यहां पर है, ये है ए और ये है बी, यहां भी है ए बी, सेम लोकस पे है। इस क्रोमोसोम में यहां पर यदि देखें तो यहां पर है ए बी, यहां भी है ए बी। अब क्रॉसिंग ओवर घटना हुआ तो यहां से ये वाला स्थान यहां पे चला जाता है, ये वाला स्थान इस पे आ जाता है। क्रॉसिंग ओवर घटना में यही होता है कि स्थान का अदला बदली हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर घटना में आप जैसा कि उधर भी देख रहे हैं, तो इस घटना के दौरान भी यदि ये जीन अलग नहीं होते हैं, अलग ये जीन ए बी यदि स्थानांतरित हुआ तो दोनों साथ साथ इस पर गए, यहां से दोनों जीन यहां पे साथ साथ है, तो इसको कहते हैं लिंकेज, जुड़ा हुआ संलग्न क्रॉसिंग ओवर घटना। आप जरा वहां पर भी देखें कैसे क्रॉसिंग, अभी हम इसके बाद क्रॉसिंग ओवर घटना ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक देख लीजिए कि कैसे क्रॉसिंग ओवर घटना में क्रोमोसोम के भाग का स्थानांतरण हो रहा है। राइट बच्चों, तो उस क्रॉसिंग ओवर घटना के बावजूद भी यदि जीन का अलग न हो पा रहे हों और वो साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं लिंकेज। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्नता का खोज बेटसन तथा पुनेट नामक वैज्ञानिक, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि लिंकेज का खोज किसने किया था, बेटसन तथा पुनेट, और किस चीज में, तो मीठे मटर स्वीट पी में, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेथाइरस ओडोरेटस। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेथाइरस ओडोरेटस में हुआ था। संलग्नता के लिए इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसका यदि टेस्ट क्रॉस किया जाए, टेस्ट क्रॉस आगे अभी हम लोग देखेंगे। टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है कि F1 जनरेशन में जो पौधा निकला या F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है उनको रिसेसिव अप्रभावी पेरेंट से, प्रभावी नहीं, जैसे लंबा पौधा बौना पौधा था तो उसमें अप्रभावी कौन था,
बौना पौधा। F1 जनरेशन के पौधे को यदि अप्रभावी पेरेंट्स से उसका क्रॉस कराते हैं तो उससे जो संतानें ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न हो रही है उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। F1 जनरेशन का अप्रभावी जनक से क्रॉस कराने की घटना को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो सहलग्नता के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयोग के टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप जो अनुपात था 7:1:1:7 था, जबकि मेंडल के अगर F1 जनरेशन का यदि किया जाए तो वो रेशियो होता है 1:1:1:1, क्योंकि सारे एक ही समान होते हैं और इस रूप में होता है। लेकिन जो संलग्नता का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि 7:1:1:7 किस चीज का टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, लिंकेज को। अब यहां पर हम लोग एक चीज और समझ लें कि ये संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत क्या है और वो किसने दिया था। संलग्नता का कारण क्या है? संलग्नता का मुख्य कारण है कि क्रोमोसोम पर जीन के बीच की दूरी यदि नजदीक है, जितना ही वो पास होगा संलग्नता की प्रबलता बढ़ेगी। अगर दूरी दूरी यदि जीन क्रोमोसोम के ऊपर जीन के बीच की दूरी घटेगी तो संलग्नता की प्रबलता बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है तो अगली पीढ़ी में जाने की संभावना अधिक है। यदि जीन के बीच की दूरी बढ़ेगा, यहां से यहां तक बढ़ गया, तो संलग्नता की प्रबलता घटेगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर घटना के दौरान वो अलग हो सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्रॉसिंग ओवर संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत क्या है। बच्चों, अब हम लोग संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत देख लेते हैं। संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत का प्रतिपादन मार्गन तथा कैसल नामक वैज्ञानिक किए थे। इन्होंने जो भी मैं पहले अभी आपको पॉइंट बताया कि क्रोमोसोम पर जो जीन होता है उसके बीच की दूरी ही संलग्नता का निर्धारण करती है, और संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत इसके पहले आप लोग देखे हैं वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत। वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत में आप पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि समजात गुणसूत्रों का अलग होना उस पर स्थित जीन के विसंयोजन के कारण होता है। दोनों में थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखना। ये संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत है और जो पिछला देखे हैं वो वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत है। वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत के अनुसार वो मेंडल के नियम के अनुसार था कि चूंकि मेंडल ने फैक्टर बताया था, फैक्टर ही आगे चलकर जीन हुआ, और जिस प्रकार जीन अलग होता है उसी प्रकार से क्रोमोसोम अलग होता है। लेकिन संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत में जीन का अलग होना उस पर बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा गया कि संलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत के अनुसार क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ संलग्नता की प्रबलता घटती है। क्यों घटती है? कि जैसा कि आप वहां पे देख रहे हैं कि संलग्नता जो वहां पर एक क्रोमोसोम दिखाया गया है और क्रोमोसोम पर जीन स्थित है और जीन के बीच की दूरी को वहां पे बताया गया है। जितना ही जीन पास है उसमें संलग्न होने की क्षमता अधिक होगी। संलग्नता की जितना पास होगा संलग्नता की प्रबलता बढ़ेगी, जितना दूर होगा संलग्नता की प्रबलता घटती है। तो वही कहा गया है क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन के बीच की दूरी बढ़ने के साथ साथ संलग्नता की प्रबलता घटती है, और क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन के बीच की दूरी घटने के साथ साथ यहां पर बीच की दूरी क्या हो रही है? घट रही है, यानी कि पास हो रहे हैं। मैं अभी वही पॉइंट यहां पर किया था बच्चों कि यदि ये एक समजात गुणसूत्र है और ये बहुत ज़्यादा पास हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर घटना होगा तो भी
ये साथ साथ इस पर स्थानांतरित होगा, ये वाला इस पर स्थानांतरित होगा। लेकिन जब ये दूर दूर हों, एक जीन यहां पर है, एक जीन यहां पर है, तब क्या होगा? तब तो एक जीन इस पर जाएगा और दूसरा इस पर आएगा। तो सहलग्नता में, ये आपको एग्जाम्पल बनाना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कहा कि क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन के बीच की दूरी घटने के साथ साथ सहलग्नता की प्रबलता बढ़ती है। अब एक पॉइंट आता है कि लिंक जीन हमेशा साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। लिंक जीन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल पास हो और साथ साथ स्थानांतरित हो रहे हो। वैसे जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ स्थानांतरित होते हैं उसे कहते हैं लिंक जीन। उसी को कहा गया कि लिंक जीन हमेशा साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आप विशेष ध्यान रखना कि ये सहलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत है, और इसके पहले आप लोग देखे थे वंशागति के क्रोमोसोमल सिद्धांत। सहलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया था? तो मार्गन तथा कैसल ने। लेकिन सहलग्नता का खोज यदि पूछ दिया जाए तो किसने किया था? बेटसन तथा पुनेट ने। किस चीज में किया था? मीठे मटर में, स्वीट पी, जिसको हम लोग लेथाइरस ओडोरेटस कह रहे थे। तो ये लिंकेज है बच्चों। इसमें हाँ एक पॉइंट आता है, आप यहाँ पे पॉइंट करके लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आता है कि पूर्ण सहलग्नता और अपूर्ण सहलग्नता। पूर्ण सहलग्नता ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में देखा गया था, और अपूर्ण सहलग्नता मक्का में होता है, मक्का मेज। तो मेज में अपूर्ण सहलग्नता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद की जो एक घटना है क्रॉसिंग ओवर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर घटना। इसका नाम मैं फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को जब सेल डिवीजन में पढ़ा रहा था, सेल डिवीजन में अर्धसूत्री विभाजन जब मैं पढ़ा रहा था, उसी समय थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज अवस्था के पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर घटना होती है। जरा ध्यान दें, क्रॉसिंग ओवर क्रिया का जो नामकरण है ये किसके द्वारा किया गया था? मार्गन तथा कैसल के द्वारा। इसके पहले ये वैज्ञानिक का नाम कहां पर आया? जब सहलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत की बात आई थी, क्योंकि सहलग्नता के क्रोमोसोमल सिद्धांत भी इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। क्रॉसिंग ओवर घटना अर्धसूत्री, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि ये क्रॉसिंग ओवर घटना कहां होता है, कब होता है? क्रॉसिंग ओवर घटना अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट, आपको पता है कि प्रोफेज फर्स्ट भी होता है, प्रोफेज सेकंड भी होता है, प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन अवस्था में होता है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। दूसरा कि इस घटना में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर घटना समजात गुणसूत्र। सबसे पहले समजात गुणसूत्र देखें, ये है, आप समजात गुणसूत्र वहां भी देख सकते हैं, आपको मैं इस पर भी करते जा रहा हूं। ये एक गुणसूत्र है और इसका एक पॉइंट में और कर दे रहा हूं, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, पहले इसके क्रोमेटिड को समझें। मान लीजिए यहां पे सेंट्रोमियर है, तो इसके कौन कौन से, इसका इस क्रोमोसोम के यदि भाग देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। यदि दोनों एक ही क्रोमोसोम पर है तो उसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन यदि हम अगर सिस्टर क्रोमेटिड देखें तो इसका एक हो गया, सिस्टर मतलब जो बहन एक साथ हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग,
ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये एक अलग गुणसूत्र है। मान लीजिए यहाँ का ये इतना पोर्शन है और इसका और ये पोर्शन है, ये दोनों क्या हैं, एक और एक, ये हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, अगर ये दोनों देखा जाए तो ये हो गया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या ऊपर दर्शा दें या नीचे दर्शा दें, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए ये इतना खंड इस पर चला गया, इतना खंड इस पर चला गया, तो उस खंडों का आदान प्रदान होता है। आप उस ऊपर के फिगर में भी देखें कि जो समजात गुणसूत्र हैं एक दूसरे से लिपट रहे हैं, पहले ये आपस में लिपट रहा है और जिस स्थान पे लिपट रहा है आप उसे देखें, उसको कहते हैं काइएजमाटा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है काइएजमेटा क्या है? काइएजमेटा क्या है? जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जिस स्थान पे जुड़ रहे हैं, जिस स्थान पर वो एक दूसरे के टच में है क्रॉसिंग ओवर घटना के दौरान, तो उस स्थान को कहते हैं काइएजमाटा। जब वो काइएजमाटा बन जाता है तो निश्चित होता है कि वो जीन क्रोमोसोम का उस खंड का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो जो फिगर दिखाया जा रहा है वो आप फिगर, जो वहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं उसको आप फिगर आप बना भी लीजिएगा, इसको नहीं। जो फिगर अभी दर्शाया जा रहा है, जैसा कि आप वहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, इसके बाद उस फिगर को बना भी लीजिएगा। तो इसमें जो पॉइंट है उस ध्यान रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर घटना किसके किसके बीच होता है? समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच कुछ खंडों का आदान प्रदान होता है। तो ठीक है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर घटना का ये मुख्य बिंदु है। क्रॉसिंग ओवर घटना पे टिप्पणी लिखने को आए तो इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है सहलग्नता मैप। मैप तो जानते हैं ना, जैसे भारत का नक्शा, भारत के नक्शा देखकर हम जानते हैं कि हमारे बिहार के संपर्क में कौन कौन से राज्य हैं, चाहे या ये भी देखते हैं कि बिहार से महाराष्ट्र की बीच कौन कौन से राज्य हैं या इसके बीच की दूरी कितनी है। या जैसे एक रेलवे लाइन का मैप बना होता है कि यहाँ से ये रेलवे लाइन यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से सहलग्नता मैप भी है। सहलग्नता मैप क्रोमोसोम के ऊपर स्थित जीन के बीच की दूरी, जीन कहाँ कहाँ स्थित है, जीन के बीच की दूरी का रेखीय निरूपण है। जैसे आप रेलवे लाइन का यदि निरूपण देखेंगे तो पॉइंट दर्शाया गया रहता है, यहाँ पे स्टेशन है, कौन कौन सा स्टेशन कितना दूरी पर है और किस स्टेशन के बीच में और कितने स्टॉपेज हैं, सारे दर्शाए गए होते हैं। उसी प्रकार से ये जीन का निरूपण डॉट डॉट के द्वारा या उस पे कलर के द्वारा दर्शाया गया होता है। जैसा कि आप लोग वहाँ पर देख भी रहे हैं कि एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में रेड लाइन और भी येलो लाइन दर्शाया गया है कि वो जीन के बीच की दूरी है और वो रेखीय निरूपण है। रेखीय निरूपण होता है जिसके द्वारा जीन के बीच की दूरी की पता कर सहलग्नता की प्रबलता को ज्ञात करते हैं कि जीन के बीच अगर दूरी अधिक हुआ तो लिंकेज की जो स्टेबिलिटी है, सहलग्नता की जो प्रबलता है, दूरी बढ़ रहा है तो सहलग्नता की प्रबलता घटेगी। यदि जीन के बीच की दूरी घट रहा है तो सहलग्नता की प्रबलता बढ़ेगी। यदि जीन के बीच की दूरी घट रही है तो सहलग्नता की प्रबलता बढ़ेगी। तो बच्चों ये यहाँ आज हम लोग जो टॉपिक देखे, पहला टॉपिक देखे मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पिता। दूसरा टॉपिक बहुविकल्पिता, उसके बाद दूसरा टॉपिक देखे थे लिंकेज, सहलग्नता। सहलग्नता का पूरा पॉइंट देखे कि सहलग्नता क्या है। वैसे जीन जो साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसे लिंक जीन कहते हैं और यह स्थानांतरित होने की क्रिया को लिंकेज कहते हैं, जिसका खोज किए थे बेटसन तथा पुनेट ने। और किस चीज़ में किए थे?
स्वीट पी में, लेथाइरस ओडोरेटस में, और क्रॉसिंग ओवर घटना देखें, और लास्ट में ये संलग्नता मैप। थैंक यू बच्चों, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए।